नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, हमारा जो चल रहा है टॉपिक वो था जियोमॉर्फोलॉजी का। ओके, किसका चल रहा था? जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हमने पर्वत, पहाड़, मैदान की बात की थी। ठीक है, तो उन्हीं पे आप लिख लीजिए। जिसमें सबसे पहली आकृति जो थी वो थी पर्वत। तो लिखिए, पृथ्वी की सतह पर निर्मित पर्वत सबसे ऊंची स्थलाकृति होती है। पृथ्वी की सतह पर निर्मित पर्वत सबसे ऊंची स्थलाकृति होती है, जिसका आधार चौड़ा, ढाल तीव्र और शिखर नुकीला होता है। जिसका आधार चौड़ा, ढाल तीव्र और शिखर नुकीला होता है। तो दूसरे पर्वत के बाद में हम कहाँ आ जाते हैं? पठार पे। तो पठार का लिखिए, पठार की ऊंचाई पर्वत से कम होती है। पठार की ऊंचाई पर्वत से कम होती है, जिसका ढाल मंद एवं ऊपरी भाग सपाट होता है। जिसका ढाल मंद एवं ऊपरी भाग सपाट होता है। और पठार के बाद हमें क्या मिलता था? मैदान। तो मैदान पे लिखिए, पृथ्वी की सतह पर मैदान की ऊंचाई सबसे कम होती है। पृथ्वी की सतह पर मैदान की ऊंचाई सबसे कम होती है। यह समतल और उबड़-खाबड़ हो सकती है। इसके बाद में हमने क्या बताया था कि आगे और जाएंगे मैदान के तो आपको क्या मिलेगा? तटीय मैदान मिलेगा। तो तटीय मैदान पे लिखिए, मैदान का वह भाग जो समुद्र के किनारे होता है उसे तटीय मैदान कहते हैं। मैदान का वह भाग जो समुद्र के किनारे होता है उसे तटीय मैदान कहते हैं। और तटीय मैदान के बाद में क्या था? महाद्वीपीय मग्नतट। तटीय मैदान के बाद क्या था? महाद्वीपीय मग्नतट। तो महाद्वीपीय मग्नतट में लिखिए, तट का वह भाग जो जलमग्न हो जाता है, तट का वह भाग जो जलमग्न हो जाता है उसे महाद्वीपीय मग्नतट कहते हैं। यहाँ पर जल की गहराई कम होती है। यहाँ पर जल की गहराई कम होती है और जल की गहराई कम होने के साथ साथ जलीय जीव जंतुओं का यह निवास स्थान भी है। आगे लिखिए, आगे हमें क्या मिला था? महासागरीय ढाल। आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? महासागरीय ढाल मिलेगा। उसमें लिखिए, महाद्वीपीय मग्नतट के बाद महाद्वीपीय मग्नतट के बाद हमें महासागरीय ढाल मिलता है, जिसका ढाल तीव्र होता है। जिसका ढाल तीव्र होता है और यहाँ पर जल की गहराई अधिक होती है। और यहाँ पर जल की गहराई अधिक होती है। इसके बाद हमें क्या मिला था? महासागरीय नीतल और महासागरीय उबार। तो लिखिए, महासागरीय नीतल महासागरीय उबार को जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। महासागरीय नीतल महासागरीय उबार को जोड़ता है। इसके आगे हमें मिला था महासागरीय कटक और भ्रंश घाटी। ओके, महासागरीय कटक और भ्रंश घाटी। तो लिखिए, महासागरीय कटक के शीर्ष पर महासागरीय कटक के शीर्ष पर लंबी सकरी घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। महासागरीय कटक के शीर्ष पर लंबी सकरी घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। ओके, अब देखिए, ये तो हो गया हमारे स्थल जो आकृतियां थी ये बता दी गई थी। अब इनका निर्माण कैसे हुआ है, ये बने कैसे हैं, ठीक है, इन पे बात करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए कि स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति। ठीक है, स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति। देखिए, स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये देखिए। देखिए, स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति। तो देखिए, स्थल स्वरूप जो है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पे कोई ना कोई प्रभाव पड़ा होगा। ठीक है, कोई ना कोई प्रभाव पड़ा होगा, तभी ये यहाँ पर स्थलों ये जो आकृतियां हैं स्थल पर, ठीक है, इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि मूवी में देखते हैं आप लोग, क्या होता है कि जब फाइट होती है, ठीक है, तो कोई जो हीरो है विलेन को जब मारता है तो उसके क्या कहीं ना कहीं कोई जैसे फेस पे उसके मार दिया, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है? आंख पे मार दिया तो वो चीज ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है या रेड हो जाती है। तो क्या वो कोई ना कोई प्रभाव ही होता है। ठीक है, कोई ना कोई प्रभाव हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर स्थल में भी स्थलों की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ भी कोई ना कोई हमें प्रभाव दिखा है। ठीक है, तभी तो ये स्थल बने हैं। तो ये क्या है? एक प्रभाव है। ठीक है, जब इनका निर्माण हुआ है, पर्वत का निर्माण हुआ है, पठार का निर्माण हुआ है, मैदान बने हैं, तो ये क्या है? ये एक प्रभाव है। ठीक है,
क्या है, प्रभाव है। ओके, तो ये प्रभाव कैसे पड़ा देखते हैं। पृथ्वी की सतह देखिए, पृथ्वी की सतह कैसी है, पृथ्वी की सतह अगर हम, अब ये निर्माण इसका कहाँ हुआ है, पृथ्वी पर हुआ है, तो हम इसके बारे में, पृथ्वी के बारे में जानेंगे, तो पृथ्वी की सतह के बारे में जानेंगे कैसी है। तो पृथ्वी की सतह जो है वो कैसी है, अस्थायी है। आपको पता होगा कि पृथ्वी की सतह कैसी है, अस्थायी है, ठीक है। मतलब वो परिवर्तनशील है, ठीक है, परिवर्तनशील है, ठीक है। पृथ्वी की सतह का स्वरूप कैसा है, परिवर्तनशील है, ठीक है। मतलब अर्थ पे क्या है, मूवमेंट है। तो लिखिए पृथ्वी की सतह का अस्थायी होना, ठीक है, पृथ्वी की सतह का अस्थायी या परिवर्तनशील स्वरूप, या परिवर्तनशील स्वरूप, अर्थात भू संचलन, क्या, भू संचलन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो कि अब पृथ्वी की सतह जो है अस्थायी है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई, अब जाहिर सी बात है आपने फोर्स पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है। तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तभी तो वो अपनी जगह से हटता है, मतलब तभी तो उसमें कोई परिवर्तन आता है, कोई मूवमेंट आता है। तो मतलब अर्थ में भी कोई ना कोई क्या हो रहा है, बल ही लग रहा है, तभी तो अर्थ मूवमेंट कर रही है, तभी तो अर्थ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मूव कर रही है अर्थ। तो अर्थ में भी क्या हो रहा है, कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, मतलब कोई ना कोई बल लग रहा है, ठीक है। अब बल लग रहा है तो भाई बल कहाँ से लग रहा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, इसका स्रोत क्या है, ठीक है। तो हम बात करेंगे बल की उत्पत्ति के स्रोत, ठीक है। क्या करेंगे, उत्पत्ति के स्रोत, ठीक है। यहाँ पे जो बल लग रहा है उसके सोर्स की बात करेंगे कि ये कहाँ से लग रहा है, ठीक है। अब जब बल लग रहा है, उत्पत्ति के स्रोत हैं, तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं, कोई फोर्स अब उस पर लगाते हैं तो वो क्या होता है, खिसकता है, और जब खिसकता है तो किसी न किसी दिशा में जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने ये इसको क्या किया, पुश किया, फोर्स लगाया, तो ये किधर आगे की तरफ बढ़ा, तो इसको कोई ना कोई डायरेक्शन तो मिला ही होगा ना, किसी न किसी डायरेक्शन में तो गया ही होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है, बल की दिशा मिलती है, ठीक है, बल की दिशा मिलती है। ओके, बल की दिशा मिलेगी तभी हमको यहाँ से इस पे जो प्रभाव हो रहा है वो प्रभाव पता चलेगा, ठीक है, कि इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए प्रभाव क्या हो गया, कि प्रभाव क्या होगा, स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होगी, और यहाँ पे कारण क्या है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सतह जो है वो अस्थायी है या परिवर्तनशील स्वरूप है इसका, इसलिए यहाँ पे क्या है, इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कारण हो गया, ठीक। और कारण में हमें पता चला कि यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, और फोर्स जो लग रहा है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसके बारे में हम देखेंगे, इसकी दिशा क्या है, और ये सारी चीजों का हम पता करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों का पता करने के लिए हम कहाँ चलते हैं, पृथ्वी के अंदर। तो हेडिंग डालिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हेडिंग डाल लीजिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके, देखिए तरबूज आपने देखा है, तरबूज लेने गए भी होंगे मार्केट में, ठीक है, इस समय आने भी लगे हैं तरबूज। तो देखिए तरबूज जब आप लेने जाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि भैया एक चीरा लगा दो, ठीक है। ये मान लीजिए तरबूज है आपका, ठीक है। अब इसमें आप गए तरबूज लेने तो क्या कहते हैं, एक चीरा लगा देना, ठीक है। और कहाँ तक लगवाते हैं, बिल्कुल उसके सेंटर तक, ठीक है। और सेंटर तक चीरा लगवाने के बाद में उतना आप निकाल करके उसको चेक करते हैं कि, और उसी से आपको पता चल जाता है कि तरबूज कैसा है, ठीक है, मीठा है या फीका है, ठीक है। उसकी क्वालिटी पता चल जाती है तरबूज की, ठीक है, या कच्चा है, जो भी होता है, ठीक है, वो पता चल जाता है। तो हम भी क्या करते हैं, अर्थ का हम इतना ही टुकड़ा जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, अर्थ का इतना ही जो टुकड़ा है वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए
अर्थ का इतना टुकड़ा हम निकालते हैं, निकाल लिया हमने। तो देखिए अब अर्थ का ये जो टुकड़ा है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में, ठीक। कौन कौन से ये देखते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। इसको मेंटल बोलते हैं और इसको कोर बोलते हैं। क्रस्ट जो है इसकी थिकनेस 100 किलोमीटर होती है, इसकी थिकनेस जो होती है वो 2000 किलोमीटर होती है और इसकी 6315 किलोमीटर। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए क्रस्ट में हमें क्या मिलता है? क्रस्ट में हमें सियाल मिलता है, ठीक है। अब क्रस्ट जो पृथ्वी के अंदर जो है हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, जब हम पृथ्वी के अंदर गए तो हमें सियाल मिला। सियाल मतलब क्या हुआ देख लीजिए, पहले लिख लेते हैं फिर अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सियाल और सीमा और निफे मिले, ठीक है। सियाल, सीमा और निफे। अब देखिए सियाल, सीमा और निफे होते क्या हैं? तो देखिए क्रस्ट में हम जब अंदर गए, पृथ्वी के अंदर गए, तो हमें 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया, क्योंकि हमें अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिली। 100 किलोमीटर तक हम गए तो हमें सियाल, हमें क्रस्ट उसका नाम रख दिया, और हमें यहाँ से सिल्का मिला, ठीक है। सिल्का मिला और क्या मिला? एल्यूमिनियम मिला। एयर मतलब एल्यूमिनियम। ओके, फिर इसके बाद में जब 100 किलोमीटर से और नीचे गए तो उसको हमने नाम दिया मेंटल का, ठीक है। मेंटल का नाम दिया जो कि 2000 किलोमीटर तक है, मेंटल का नाम दिया। और यहाँ पे हमें मिला सीमा। क्या मिला? सीमा मतलब यहाँ पे सिलिका के साथ ही साथ वहाँ पे क्या था? कोर क्रस्ट में सिलिका के साथ एल्यूमिनियम था, यहाँ पे लेकिन सिलिका के साथ हमें क्या मिला? मैग्नीशियम मिला। ओके, यहाँ पे सिलिका के साथ हमें क्या मिला? मैग्नीशियम मिला। फिर हम और नीचे गए 2000 किलोमीटर के, तो हमें यहाँ पे नीफे मिला। ओके, क्या मिला? नीफे मिला, मतलब निकेल और आयरन, ठीक है। क्या मिला? निकेल और आयरन मिला। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत? देखिए आगे चलते हैं। ओके, ये देखिए, ये जो है आपका, ये इनर अर्थ है, ठीक है। ये क्या है? इनर अर्थ है, ठीक है। मतलब अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो हम जाते हैं यहाँ पे, ये ऊपर होता है हमारा क्रस्ट, ठीक है। ये क्या होता है? क्रस्ट होता है, अभी आप लोग को बताया भी गया है। ये क्या है? क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट के अंदर जब हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? लिथोस्फीयर मिलेगा। क्या मिलेगा? लिथोस्फीयर, जिसको स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। फिर उसी के नीचे जब हम जाएंगे तो ये हमें मिलेगा अपर मेंटल, इसको कहते हैं अपर मेंटल। क्या बोलते हैं? अपर मेंटल, ठीक है। और अपर मेंटल और ये ये वाला जो हमारा होगा, इसके नीचे ये हमारा होता है लोअर मेंटल। ओके, क्या बोलते हैं इसको? लोअर मेंटल बोलते हैं, लोअर मेंटल। और इसी के बीच में अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में ही हमारा क्या होता है? एस्टेनोस्फीयर, मतलब दुर्बल मंडल स्थित होता है, ठीक है। फिर उसके और नीचे हम आएंगे तो हमें मिलेगा अपर कोर और इनर कोर। क्या मिलेगा? अपर कोर और इनर कोर, या तो आउटर इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? आउटर कोर होता है, ठीक है। मतलब कोर के बाहर, ठीक है। तो कोर के बाहर हमको क्या मिलता है? मेसोस्फीयर मिलता है, मतलब मध्य मंडल। और जब हम कोर के अंदर आते हैं, इनर कोर, तो इनर कोर में हमें क्या मिलता है? बैरिस्फीयर, मतलब केंद्र मंडल, ठीक है। इनर कोर के अंदर हम आते हैं तो हमें क्या मिलता है? बैरिस्फीयर, मतलब केंद्र मंडल। ओके, यहाँ तक क्लियर है? देखिए कॉन्डोर्ट जो होता है, कॉन्डोर्ट डिस्कंटिन्यूटी, ये हमारा कहाँ होता है? देखिए ये हमारा होता है बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट, ठीक है। ये अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में होता है कॉन्डोर्ट। फिर मोहोरिक, इसको मोहो भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मोहो, ठीक है। इसको मोहो डिस्कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। और ये कहाँ है? देखिए मोहो कहाँ पे है, ये देखिए कहाँ पे है? बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर क्रस्ट, मतलब लोअर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट है और अपर क्रस्ट के बीच में, ठीक है। अपर मेंटल, ठीक है।
लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में क्या है, मोहो मिलता है हमें। फिर इसके बाद में रैपिटी पे आते हैं। ये क्या है, रैपिटी, ये देखिए ये क्या है, रैपिटी है, ठीक है। और रैपिटी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है, यह अपर और लोअर मेंटल के बीच में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल। फिर हम आते हैं आउटर कोर, ठीक है। आउटर कोर में हमें क्या मिलता है, गुटेनबर्ग, ठीक है। ये किसके इसके बीच में है, गुटेनबर्ग, लोअर मेंटल और आउटर आउटर कोर के, ठीक है। ये देखिए ये लोअर मेंटल है और ये आपका आउटर कोर है, ठीक है। उसके बीच में क्या है, गुटेनबर्ग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गुटेनबर्ग। फिर इसके बाद में हम लेमन पे आते हैं और लेमन हमारा कहाँ पे है, बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर। ये देखिए लिखा हुआ है आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, लेमन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जब हम यहाँ तक आते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो कॉन्जॉर्ड है ये कैसा है, इनके हमें अवस्था पता चलती है, ठीक है। मीडियम पता चलता है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि ये जो है ये ठोस अवस्था में है, ठीक है। ये क्या है, ठोस अवस्था में है। फिर इसके बाद में हम और अंदर जाते हैं, ठीक है, मोहो की तरफ, ठीक है। मोहो की तरफ जाते हैं तो मोहो जो है हमें, ये भी हमें कैसे मिलता है, ठोस अवस्था में मिलता है, ठीक है। मोहो की तरफ जाते हैं तो ये भी हमें कैसा मिलता है, ठोस अवस्था में ही मिलता है। फिर उसके हम नीचे आते हैं रेप्टी, तो रेप्टी हमें कैसा मिलता है, तरल अवस्था में, ठीक है। रेप्टी हमें कैसा मिलता है, तरल अवस्था में, ओके। ये कैसा है, तरल अवस्था। और ये भी गुटेनबर्ग भी हमारा कैसा है, तरल अवस्था में है। फिर हम लेहमन पे आते हैं तो लेहमन हमारा जब देखते हैं, लेहमन देखते हैं, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये ठोस है या जमी हुई है, ठीक है। इसकी अवस्था कैसी है, ठोस या जमी हुई अवस्था में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। देखिए फिर से एक बार समझिए, देखिए फिर से समझिए। ये जो है आपका यहाँ तक, ठीक है। ये कहाँ तक है, रेप्टी तक, ठीक है। अगर हम रेप्टी, ये देखिए रेप्टी तक है। रेपिटी तक क्या है, रेपिटी तक इसकी अवस्था कैसी है, ठोस है, ठीक है। रेपिटी तक इसकी अवस्था कैसी है, ठोस है। फिर इसके बाद में हम रेपिटी से लेकर के कहाँ तक जाते हैं, गुटेनबर्ग तक, ठीक है। ये देखिए आपका गुटेनबर्ग है, ये गुटेनबर्ग तक जाते हैं तो यहाँ पे हमको इसकी अवस्था कैसी मिलती है, तरल मिलती है, ठीक है, तरल अवस्था मिलती है। और इसके बाद में जब हम यहाँ जाते हैं लेहमन में, ठीक है, या आउटर कोर में, तो यहाँ पे हमको इसकी अवस्था इनर कोर में जाते हैं, एलेमन में जाते हैं तो हमें इसकी अवस्था कैसी मिलती है, हमें देख पता चलता है कि यह जमी हुई या ठोस अवस्था में है, ठीक है। यह जमी हुई या ठोस अवस्था में है, ओके। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ये कैसी है, ठोस, तरल और जमी हुई या ठोस अवस्था में, ठीक है। अब ये जो थे ये सारे थे अनुमानित फैक्ट, ठीक है। ये हमने अनुमान लगाया था, ठीक। ये हमने क्या किया था, अनुमान लगाया था, ओके। और बताया था कि ये ठोस अवस्था में हो सकती है, तरल अवस्था में हो सकती है, जमी हुई या ठोस अवस्था में हो सकती है। ये क्या था, एक अनुमान था, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो अध्ययन किए गए हैं उसके द्वारा पता करते हैं कि ये कैसी हुई है, ठीक है। इसका जो इनर स्ट्रक्चर है अर्थ का ये कैसा है, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जब से संबंधित अध्ययन किया गया, ठीक है, तो तीन तरह के अध्ययन किए गए थे, ठीक है। किस पर, घनत्व पर आधारित अध्ययन, तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन और भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। तो लिख लीजिए ये सारे जो फैक्ट थे, वो जो ये गुटेनबर्ग और लेहमन वेमन बताया था हमने, ये जमी हुई तरल, जमी हुई या ठोस अवस्था में है। फिर उसके बाद में हमने ये आपका बताया था ठोस अवस्था में, फिर तरल अवस्था में है। तो ये सारी चीजें जो थी ये सारी एज्यूम थी, ठीक है। ये कैसी थी, एज्यूम फैक्ट थे, ठीक है, एज्यूम थे, ठीक है, अनुमानित थे, ठीक। अब हम करेंगे अध्ययन इस पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन पे अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन। हेडिंग डाल लीजिए,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन। तो हेडिंग डाल लीजिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना से किए गए अध्ययन। क्या रहेगा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन। अब अध्ययन देखिए कितने तरीके के किए गए थे। 3 अध्ययन किए गए थे। कौन कौन से? पहला था घनत्व पर आधारित अध्ययन। क्या था? घनत्व पर आधारित अध्ययन। दूसरा था हमारा तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन। तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन। और जो थर्ड था हमारा वो था भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। ओके, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, तो सबसे पहले हम किस पर करेंगे? घनत्व के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए घनत्व पर आधारित अध्ययन। क्या हेडिंग डालेंगे? घनत्व पर आधारित अध्ययन। घनत्व पर आधारित अध्ययन। देखिए क्या होता है, D बराबर m अपॉन वी। क्या होता है? D बराबर m अपॉन वी, जहाँ पे D क्या होता है? आपका डेंसिटी यानी घनत्व होता है। ठीक है, D डेंसिटी होता है, m जो होता है वो आपका मास होता है, और v जो होता है वो आपको वॉल्यूम होता है। ओके, D डेंसिटी, m मास और v वॉल्यूम होता है। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। तो डेंसिटी, मास और वॉल्यूम आपको बता दिया गया है। देखिए अब हम क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे। तो पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी का औसत घनत्व, तो आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, उसी जगह अगर हम बात करते हैं क्रस्ट की, ठीक है, तो क्रस्ट का जो औसत घनत्व होता है वो होता है 2.8 से 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम निकालते हैं इनका एवरेज। क्या निकालते हैं? एवरेज लेते हैं हम। तो देखिए क्या 5.5 और v हमारा ऐसा ही हो जाएगा। v को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट करके देखते हैं। ठीक है, v को क्या कर दें? हम कांस्टेंट कर दें और प्लस m ये लिखते हैं 3.5। आपको पता है कि दो औसत कैसे निकाला जाता है? एवरेज। अगर दो चीजों का निकालते हैं तो अपॉन में 2 करते हैं ना, दो चीजों को प्लस करते हैं तभी तो हमारा एवरेज निकलता है। तो देखिए अपॉन 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 11 हो जाएगा, इक्वल्स टू v प्लस 3.5। तो वॉल्यूम हमारा क्या मिल जाएगा? माइनस, तो v इज इक्वल्स टू 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी से जब हम क्या अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? डेंसिटी, ये क्या हो रहा है? ये हमारी क्या निकली? वॉल्यूम निकला। ठीक है, जब हमने क्या किया? वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया था। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर जो घनत्व है, घनत्व में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, घनत्व में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, तो लिखिए, देखिए
देखिए जो हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, ठीक है, 3.5 से 7.5 तक हम जब जाते हैं तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि द्रव घनत्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो घनत्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसके पीछे दो मत दिए गए। ठीक है, कितने मत दिए गए, दो मत दिए गए, तो लिख लीजिए घनत्व में वृद्धि, घनत्व में वृद्धि, इसके पीछे दो मत हैं। ठीक है, लिख लीजिए प्रथम मत और द्वितीय मत, प्रथम मत और द्वितीय मत। तो प्रथम मत में ये कहा गया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, ठीक है, इसकी रासायनिक संरचना और संगठन जो है वो कैसे हैं, समान है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के रासायनिक आंतरिक जो परतें हैं, ठीक है, इसकी रासायनिक संरचना और संगठन जो है समान है। ठीक है, प्रथम मत में क्या कहा गया था, इसकी रासायनिक संरचना और संगठन समान है। ठीक है, मतलब अर्थात मास जो है हमारा, अब इधर हमने क्या किया गया था कि मास को कांस्टेंट कर दिया गया। ओके, तो जब यहाँ पे मास को कांस्टेंट किया गया तो दाब में वृद्धि हुई। ठीक है, और दाब में वृद्धि के कारण घनत्व में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो देखिए दाब में हमारी क्या हुई, वृद्धि हुई, और हमारा वॉल्यूम जो है वो कम हुआ, और इसी के साथ जब दाब में वृद्धि हुई तो हमारा घनत्व में भी वृद्धि हुई। अब ये देखिए ये क्या है, रासायनिक संरचना और संगठन क्या है, समान है, मतलब जो हमारा मास है ये क्या है, कांस्टेंट है। प्रथम मत में क्या कहा गया था कि रासायनिक संरचना और संगठन समान है। तो जब रासायनिक संरचना और संगठन समान होंगे तो हमारा जो दाब है, ठीक है, दाब के साथ साथ घनत्व में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, और द्वितीय मत में क्या कहा गया, देखिए अब इसमें समान था तो इसमें कहा गया कि ये इनकी रासायनिक संरचना जो है ये कैसी है, असमान है। मतलब यहाँ पे मास को अब क्या कर दिया गया, असमान कर दिया गया। ओके, क्या असमान है, आपका मास जो है वो असमान है। ठीक है, अब और यहाँ पे वॉल्यूम को अब क्या कर दिया गया, यहाँ पे क्या था, मास कांस्टेंट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम को क्या कर दिया गया, कांस्टेंट करके बताया गया। ठीक, तो देखते हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि घनत्व में जो वृद्धि होगी वो आपकी खाली ये मास से नहीं होगी। ठीक है, इससे केवल मास कर रहा हूँ, दाब से खाली दाब जनित नहीं होगी। ठीक है, जो घनत्व में वृद्धि होगी वो दाब जनित नहीं हो सकती है। ठीक है, केवल यहाँ पे जो रासायनिक संरचना है और संगठन की असमानता के कारण भी अंदर की परतों में जाने पर द्रव्यमान या भार में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, और जब द्रव्यमान और भार में वृद्धि होगी तो यहाँ पर घनत्व में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अर्थात क्या कहा गया, फिर से एक बार सुन लीजिए कि कहा गया द्वितीय मत में, द्वितीय मत के अनुसार ये कहा गया कि घनत्व में वृद्धि केवल दाब जनित नहीं हो सकती है। ठीक है, बल्कि यहाँ पर रासायनिक संरचना और संगठन के असमानता के कारण भी अंदर की परतों में जाने पर द्रव्यमान या भार में वृद्धि के साथ घनत्व में भी वृद्धि होती है। ठीक है, घनत्व में भी वृद्धि होती है। अर्थात क्या कहा गया, उल्का पिंड, उल्का पिंडों की संरचना व संगठन क्या है, संरचना और संगठन असमान है, और संगठन असमान। ठीक है, और दूसरा क्या मिला हमें, पृथ्वी की दृढ़ता मिली जब। ठीक है, क्या मिली, पृथ्वी की दृढ़ता, और इसका हमें एक वो मिला कि इसका व्यवहार जो है, तो पृथ्वी का केंद्र जो है ये चुंबक जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला कि पृथ्वी का केंद्र चुंबक जैसा व्यवहार करता है, चुंबक जैसा व्यवहार करता है।
मतलब यहाँ पे देखा गया कि आयरन की जो मात्रा है वो अधिक है, ठीक है, आयरन की मात्रा अधिक पाई गई। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। देखिए जब हम अंदर की तरफ गए तो यहाँ पे क्या हुआ, घनत्व में वृद्धि हुई, और घनत्व में वृद्धि हुई तो यहाँ पे क्या है, मास में भी वृद्धि होगी। ठीक है, अब यहाँ पे v को क्या कर दिया गया था, कांस्टेंट कर दिया गया था। जब मास में वृद्धि हुई थी तो क्या कहा गया था कि मास में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि होने के साथ साथ घनत्व में भी वृद्धि होती है। ओके, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि अगर घनत्व में वृद्धि हो रही है, मास में वृद्धि है, तो क्या है, तत्वों का भार, ठीक है, तत्वों के भार में भी वृद्धि होगी कि नहीं होगी, तत्वों का भार क्या होगा, तत्वों के भार में मतलब क्या है, वृद्धि हो रही है। ओके, इसके बाद जो दूसरा था हमारा वो था तापमान पर आधारित अध्ययन। ठीक है, किस पे था, तापमान पर आधारित अध्ययन, लिख लीजिए, कहीं डाल लीजिए दूसरा। तापमान पर आधारित अध्ययन। ओके, देखिए यहाँ पर जो हम पृथ्वी की सतह से आ, जो पृथ्वी की परतें हैं, ठीक है, इसके प्रत्येक 100 मीटर के अंदर जाने पर, ठीक है, कहाँ पे, 100 मीटर अंदर जाने पर, ठीक है, यहाँ पे क्या देखा गया कि तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और कितनी हो रही है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। कब, पर 100 मीटर, ठीक है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो रही है, कितने, जो हम प्रत्येक 100 मीटर अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये वृद्धि जो है किसके कारण से हो रही है, तापमान में वृद्धि जो है किसके कारण से हो रही है, तो किसके कारण से हो रही है, आप क्या लिखेंगे, रेडियो सक्रिय तत्वों के कारण से। ठीक है, जो रेडियो सक्रिय तत्वों के कारण से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, क्यों मिल गया। ठीक है, तापमान पर आधारित अध्ययन में आपको क्या मिला कि आप पृथ्वी से कहाँ जा रहे हैं, 100 मीटर अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, और तापमान में वृद्धि कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का। और क्यों हो रहा है, रेडियो सक्रिय तत्वों के कारण से। ओके, लिख लीजिए कि पृथ्वी की परतों से अंदर जाने पर, पृथ्वी की परतों से अंदर जाने पर प्रत्येक 100 मीटर की गहराई, प्रत्येक 100 मीटर की गहराई पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है, और यह वृद्धि रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण होती है। ठीक है, और यह वृद्धि रेडियो सक्रिय तत्वों के कारण, रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण होती है। ओके, जो नेक्स्ट था हमारा तापमान और दाब पर आधारित। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दाब पर आधारित अध्ययन। तो देखिए, दाब पर आधारित अध्ययन। ओके, अब देखिए दाब पर आधारित अध्ययन जो हमने देखा, तो यहाँ पे हमें 3 अवस्थाएं मिली। ठीक है, कौन कौन सी, ठोस, तरल और गैसीय। ठीक है, ठोस, तरल और गैसीय। अब देखिए ठोस में क्या होते हैं, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, बहुत पास पास होते हैं। तरल में क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। ओके, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके इसमें क्या होता है, यहाँ पर जब पदार्थ का गलनांक जो है, दाब का पदार्थ के गलनांक से सीधा संबंध होता है। ठीक है, दाब का जो है
ये जो आपका प्रेशर है, ठीक है, उसका पदार्थ के गलनांक से, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से, पदार्थ के गलनांक से सीधा संबंध होता है। ठीक है, ठीक, पदार्थ के गलनांक से सीधा संबंध होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम गैस से ठोस अवस्था में जाते हैं तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि दाब में वृद्धि हो रही है। ठीक है, दाब में वृद्धि हो रही है। तो देखिए दाब में वृद्धि कैसे हो रही है, देख लीजिए। एक बार हमने मेल्टिंग पॉइंट जो लिया, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हमने एक बार 40 डिग्री सेल्सियस लिया और टेम्परेचर जो हमने 30 डिग्री लिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो अवस्था है ये कैसी है, ठोस अवस्था में है। ठीक है, ये कैसी है, ठोस अवस्था में है। फिर इसके बाद में हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाया और क्या कर दिया, 50 कर दिया, और मेल्टिंग पॉइंट को हमने बढ़ा करके कितना कर दिया, 70 कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि यह कैसी हुई, तरल अवस्था में हो गई। ठीक है, ये कैसी हो गई, तरल अवस्था में हो गई, इसकी अवस्था में चेंज आया। ठीक है, और हमने इसको 2 बार करके देखा। ठीक है, और क्या हुई, ये तरल अवस्था में बदली। ठीक, फिर हमने और थोड़ा बढ़ाया टेम्परेचर को। ठीक है, टेम्परेचर को और बढ़ाया, टेम्परेचर को इस बार हमने कितना कर दिया, 70 कर दिया, और मेल्टिंग पॉइंट को कितना किया, 80 किया। तो यहाँ पे फिर हमने देखा कि ये जो अवस्था है इसकी, ये ठोस अवस्था में फिर से बदल गई है। ठीक है, ये कैसी हो गई है, फिर से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई है। ओके, कैसी हुई, फिर से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई। तो हमें यहाँ पे क्या चीज समझने को मिलता है, यहाँ पे हमें एक चीज ये देखने को मिलता है कि आप पदार्थ का जो गलनांक है, ठीक है, पदार्थ का गलनांक का दाब से सीधा संबंध है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चीज मिला कि पदार्थ का जो गलनांक है उसका दाब से सीधा संबंध है। ओके, पदार्थ का गलनांक का दाब से सीधा संबंध होता है। ठीक है, जिसके कारण अंदर की परतों में जाने पर तापमान में वृद्धि के कारण, ठीक है, जिसके कारण अंदर की परतों में जाने पर तापमान में वृद्धि होने के कारण दाब में भी वृद्धि होती है। ओके, दाब में भी वृद्धि होती है, जिससे कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है, जिससे कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है। यहाँ तक क्लियर है? अब लिख लीजिए आप लोग। पृथ्वी की आंतरिक परतें मानव के लिए दृश्यमान नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक परतें मानव के लिए दृश्यमान नहीं है, इसलिए भूगर्भ से संबंधित सभी जानकारियां इसलिए भूगर्भ से संबंधित सभी जानकारियां अप्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित हैं। पृथ्वी की आंतरिक परतों से संबंधित विशेषता का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों से संबंधित विशेषता का अध्ययन करते समय सर्वप्रथम घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा सर्वप्रथम घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी के औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और क्रस्ट के औसत घनत्व 2.8 और क्रस्ट के औसत घनत्व 2.8 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आकलन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतें घनत्व या पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व औसत घनत्व से अधिक है। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व औसत घनत्व से अधिक है, अर्थात अंदर की तरफ जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। घनत्व में वृद्धि या घनत्व में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में घनत्व में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में दो मत दिए गए, जिसमें प्रथम मत के अनुसार
जिसमें प्रथम मत के अनुसार भूगर्भ की रासायनिक संरचना और संगठन समान होते हैं। जिसमें प्रथम मत के अनुसार भूगर्भ की रासायनिक संरचना और संगठन समान होते हैं, वहीं अंदर की परतों में जाने पर दाब में वृद्धि के कारण घनत्व में वृद्धि होती है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए जबकि द्वितीय मत के अनुसार घनत्व में वृद्धि केवल दाब जनित नहीं हो सकती। जबकि द्वितीय मत के अनुसार घनत्व में वृद्धि केवल दाब जनित नहीं हो सकती, बल्कि रासायनिक संरचना और संगठन के असमानता के कारण अंदर की परतों में जाने से द्रव्यमान या भार में वृद्धि के साथ घनत्व में वृद्धि होती है। पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय गुणों के उल्कापिंडों की रासायनिक संरचना और संगठन में असमानता और पृथ्वी की दृढ़ता की तुलना इस्पात से करके द्वितीय मत को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार घनत्व पर आधारित अध्ययन के अनुसार विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित परतों के अंदर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। आगे लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके। इस अध्ययन के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक परतों को सियाल सीमा और नीफे से निर्मित तत्वों से सीमांकित किया गया है। इस अध्ययन के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक परतों को सियाल सीमा और नीफे से निर्मित तत्वों से सीमांकित किया गया है। आगे लिखे पैराग्राफ चेंज करके। तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण प्रत्येक 100 मीटर की गहराई पर जाने में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में वृद्धि होती है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में वृद्धि होती है। जिसके कारण लगभग 90 किलोमीटर की गहराई के बाद तापमान इतना अधिक हो जाता है जिससे कोई पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। वहीं दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार पदार्थ के गलनांक का दाब से सीधा संबंध होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। वहीं दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार पदार्थ के गलनांक का दाब से सीधा संबंध होता है, जिसके कारण अंदर की परतों में जाने पर तापमान में वृद्धि होने के कारण दाब में भी वृद्धि होती है। जिसके कारण अंदर की परतों में जाने पर तापमान में वृद्धि होने के कारण दाब में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है। पैराग्राफ चेंज करके देखिए। इस प्रकार घनत्व, ताप और दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के पदार्थ
कौन सी अवस्था में है, तभी भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए। इस प्रकार घनत्व, ताप और दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के पदार्थ कौन सी अवस्था में हैं, तभी भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। ओके, अब कल हम आगे बात करेंगे भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के बारे में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करा दिया गया है। अब हम बात करेंगे भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। ओके, तो फिर कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।